वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सी गवर्नमेंट्स जो है कलेक्टिवली वर्क करती है। मीन्स इसको ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स भी कहा जाता है, जिसमें वर्टिकल डिवीज़न होती है पावर की, और इसी को ही जो है फेडरलिज्म कहा जाता है। तो ये डिवीज़न जो है वो किस तरह से होती है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड टायर जो है पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि रीजनल लेवल के ऊपर वर्क करती है, जैसे कि पंचायत विलेजेस में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सिटीज़ में वर्क करती है। और इसी तरह से पावर की जो डिवीज़न होती है, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर होती है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेफिनेटिव गवर्नमेंट, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसके बारे में आपने 7th-8th क्लास में पढ़ा है। तो डेफिनेशन क्या हुई? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स सेंट्रल अथॉरिटी जो मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट और उसके जो सब यूनिट्स हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, उनमें पावर की डिवीज़न होती है। तो फेडरेशन, तो इस तरह की जो फेडरल सिस्टम है उसकी दो लेवल्स हैं, दैट इज़ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और सेकंड है प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट तक ही सीमित रहती है। की फीचर्स क्या है? दोनों जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, दोनों गवर्नमेंट जो है किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है। नेक्स्ट है यूनिटरी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है या उसके सब यूनिट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट फीचर्स है कि इसमें जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल्स हो सकते हैं। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, मीन्स एक ही तरह की जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही तरह के सिटीजन्स को गवर्न करेगी, और उनका जो ऑपरेशनल एरिया है, मीन्स जहाँ पे वो ऑपरेट करती हैं, वो लिमिटेड रहेगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल को कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जोग्राफिकल एरिया तक सीमित रहेगी। जैसे कि हिमाचल की गवर्नमेंट जो है हिमाचल तक ही ऑपरेट करेगी, और पंजाब की गवर्नमेंट जो है पंजाब तक ही ऑपरेट कर सकती है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस ज्यूरिसडिक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फोर्थ, जो फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकती। मीन्स दोनों लेवल की गवर्नमेंट को एक साथ जो है इसके ऊपर जो है वोटिंग करनी पड़ेगी, तभी इसको चेंज किया जा सकता है। रोल ऑफ द कोर्ट, मीन्स इन पावर्स की एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो कोर्ट उसको जो है सॉल्व करता है। 6, रिवेन्यू, मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं देश में, उसमें जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है, ताकि उसकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बनी रहे, और इसके थ्रू वह लोगों के लिए डेवलपमेंटल वर्क करती रहे। 7th, तो इस तरह से जो फेडरल सिस्टम है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, देश की यूनिटी को बनाए रखना, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करना। मीन्स उसको जो है लोगों को महसूस नहीं होने देना, ताकि क्योंकि वो अपने आप को अलग ना समझे। सभी जो रीजनल कल्चरल जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से जो लोग अलग हैं, उन सभी तक जो है सभी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो लेकर जाना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। फर्स्ट है इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक ऐसी फेडरेशन जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट जो है कलेक्टिवली यूनाइट होकर जो है पावरफुल गवर्नमेंट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर जो है सेम रहती है। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टेट जो हैं उनके बीच में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, लेकिन ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और स्टेट जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया के हिसाब से की जाती है। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, इस तरह की स्टेट्स हैं, इस तरह की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? तो हमारा देश एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जिसमें बहुत सी जो लैंग्वेजेस, बहुत से कल्चर, बहुत से रेसिस और बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस मौजूद हैं जो लोगों को आपस में अलग करते हैं।
तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको अकोमोडेट करने के लिए एक फेडरल सिस्टम बनाया गया जिसमें बहुत सारी स्टेट्स का प्रोविज़न किया गया और एक सेंटर में एक पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके थ्रू है सभी तरह की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, उसको मान्यता दी गई ताकि लोग जो है एक नेशन के रूप में अपने आप की अपनी आइडेंटिटी को भी बनाए रखें और अपने आप को जो है देश के साथ जोड़कर भी देख सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमारे देश की जो यूनिटी है और जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने में हेल्प की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है एक फेडरल कंट्री है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अंडर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर यूनियन गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो है पावर्स को लेकर जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है यूनियन लिस्ट, जैसा कि नाम से ही पढ़ रहा है यूनियन लिस्ट मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस का सिस्टम है, फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग से जुड़े, कम्युनिकेशन और करेंसी। एक ऐसे सिस्टम है, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस है और सभी के लिए एक जैसा सिस्टम चाहिए, जैसे कि डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन और करेंसी को लेकर। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है स्टेट से रिलेटेड। कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ऐसे मामले जो कि लोकली इम्पोर्टेंट होते हैं, पूरे ऑल ओवर द नेशन ये इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पावर ओनली स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लॉज बना सकती है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर बोथ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिलकर कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रेड यूनियन हैं, मैरिजेस हैं, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। मीन्स ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि रिसोर्सेज के ऊपर को अडॉप्ट करना और उनको फर्दर जो है यूटिलाइज करना। और पावर मीन्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। नेक्स्ट है अदर सब्जेक्ट, मीन्स ऐसे सब्जेक्ट जो कि इन तीनों कैटेगरी में शामिल नहीं हैं, जिनको रेजिडरी सब्जेक्ट कहा जाता है, वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्जेक्ट के अंडर नहीं आते हैं। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट ही इसके ऊपर जो है लॉज बना सकती है, इनको लेकर जो है लॉज बना सकती है। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था कि हमारे देश में किस तरह का फेडरल सिस्टम है, होल्डिंग टुगेदर इंस्टीट्यूशन। तो इस सिस्टम में हमने देख लिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल फ्रॉम द गवर्नमेंट और उससे कम पावर वाली गवर्नमेंट आती है स्टेट गवर्नमेंट। तो हालांकि सभी स्टेट को एक जैसी पावर नहीं दी जाती हैं। कुछ स्टेट्स की जो जियोग्राफिकल रिसोर्सेज को बचाने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि J&K एंड हिमाचल प्रदेश। हालांकि J&K का जो स्पेशल स्टेटस था वो तोड़ दिया गया है, 370 आर्टिकल के टूटने के बाद ही इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, प्लस वहाँ पे कोई अदर स्टेट का जो पर्सन है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे कुछ स्पेशल स्टेटस जो हैं कुछ स्टेट्स को इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनमें भी इस तरह के प्रोविज़न जो है देखने को मिलते हैं, ताकि जब वहाँ की जो रीजनल डाइवर्सिटी है और जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज, मीन्स ऐसा एरिया जिसका जिसका एरिया जो है बहुत ही कम है और वो किसी भी स्टेट में कंसीडर नहीं किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, दामन एंड दीव है, लक्षद्वीप है। ये कुछ एरियाज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आते हैं। नेक्स्ट है हाउ चेंजेस कैन बी मेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो हमने फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में हमने देखा, तो इनको किस तरह से जो है चेंज किया जा सकता है। तो इनको बदलना आसान नहीं है,
अगर बदलाव करने की ज़रूरत हो तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। पार्लियामेंट अकेली जो है इसको चेंज नहीं कर सकती है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। एनी चेंज हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी बदलाव जो है वो तब हो सकता है यदि ये दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 75% जो मेजोरिटी है, मीन जो 75% जो है इसके जो पक्ष में जो है वोट पड़ने चाहिए। और ये जो वोटिंग है वो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा होती है। थर्ड प्रोविज़न क्या है, उसके बाद पार्लियामेंट में पास होने के जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज में पास होने के बाद जो है ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें जाएगा और उसमें इसकी जो एग्रीमेंट कितने स्टेट का चाहिए, मीन जो टोटल 29 स्टेट्स हैं उसका हाफ जो है वो जो हाफ ऑफ द नंबर मीन जो लगभग 14 स्टेट्स जो है इसको जो है अपनी स्टेट असेंबली में पास करें, तभी जो है इसको जो है बदला जा सकता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी। तो इस तरह से मीन्स अगर कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है पावर्स की इम्प्लीमेंटेशन को और उसकी जो रूलिंग पावर को लेकर, तो कोर्ट जो है एक एम्पायर की तरह काम करता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको एक्सप्लेन भी करता है। और अगर कोई गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंडर वर्क नहीं करती है तो कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।